जय जगन्नाथ जी। आप सभी लोगों को प्रभु भगवान जगन्नाथ स्वामी सपरिवार सुखी रखे, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। इन्हीं मंगलमय शुभकामनाओं के साथ आज आरंभ करते हैं द्वितीय अध्याय राजयोग। दोस्तों, यदि आप अपने या अपने बच्चों की परिवार में किसी तरह की दिक्कत हो, बच्चों का भविष्य कैसा हो, बच्चों की शादी कब होगी, बच्चों के कुंडली में कौन से राजयोग हैं, वो कौन सी दिशा में जाएगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सेनापति बनेगा, फैशन डिजाइनिंग में जाएगा, गायक बनेगा, संगीतकार बनेगा, या किस फील्ड में वो जाएगा, किस फील्ड में वो पॉपुलैरिटी पाएगा, तो आप मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर 8126656869 पर आप उसका जन्म स्थान और समय और डेट तिथि मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मैं आपको संपूर्ण उसका फलादेश, महादशा, अंतर्दशा देख करके और पूरा संपूर्ण विवरण आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। आप मेरा नंबर नोट करें पुनः। व्हाट्सएप नंबर 8126656869। यदि आपकी कोई भी समस्या हो तो आप जिस अमुक व्यक्ति की कुंडली दिखवाना चाहते हैं, उसका फलादेश चाहते हैं, बच्चों का हो, अपना हो, कोई समस्या हो, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह कब होगा, किस क्षेत्र में आपका बच्चा जाएगा, ये सब जो है आप मुझे भेज सकते हैं 8126656869 पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो मित्रों, आरंभ करते हैं आज राजयोग कब और कैसे होता है। आपने देखा होगा कभी कोई गरीब आदमी जो है वो कहाँ से कहाँ उठ जाता है, और कभी कोई अच्छा आदमी जो है वो ऊपर से नीचे आ जाता है। सब कुछ होते हुए भी आपने देखा होगा पेरेंट्स अपने बच्चों को दून स्कूल में पढ़ाते हैं, सेंट थॉमस में पढ़ाते हैं, कैमरन हॉल में पढ़ाते हैं, वुडस्टॉक में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या जो उनकी आकांक्षाएं और अभिलाषाएं हैं, क्या वो पूरी होगी? ये डिपेंड करता है स्टारों पे, उसका भाग्य कैसा है, उसका महालक्ष्मी योग है कि नहीं है। तो राजयोग के लिए सबसे पहले महालक्ष्मी योग होते हैं कुंडली में, कई तरह के, कई प्रकार के। कितना उसका महायोग, कितना लक्ष्मी योग कितना है, मतलब 10%, 20%, 50%, 100%। इसके अलावा राजयोग मैं बताता हूँ, लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, चतुर्थ का स्वामी, सप्तम का स्वामी, दशम का स्वामी और नवम का स्वामी। लग्न, पंचम और नवम इनको बोलते हैं कोण, और लग्न कोण भी है और केंद्र भी है, इसलिए उसको दो शक्तियां प्राप्त हैं। लग्न में यदि आपके स्टार उच्च के हैं, या नवमेश, दशमेश से, या पंचमेश, चतुर्थेश से युत हैं, चार ग्रह भी आपके लग्न में हो सकते हैं, तो उत्तम राजयोग होता है, अधम राजयोग होता है, मध्यम राजयोग होता है। इस तरह से अलग अलग राजयोग होते हैं। नवम का स्वामी यदि दशम में बैठ जाए, दशम का स्वामी नवम में बैठ जाए, या नवमेश दशमेश दोनों नवम में बैठ जाएं, या दशम में बैठ जाएं, या दोनों लग्न में बैठ जाएं, या दोनों पंचम में बैठ जाएं, तो अलग अलग हिसाब से, अलग अलग प्रकार से ये राजयोग बनते हैं। अब डिपेंड करता है कि उनकी महादशाएं, जो राजयोग कारक ग्रह है उसकी महादशा कब आती है। या मान लीजिए कि आपके, उदाहरण के लिए आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में उदाहरण के लिए सभी स्टार जो हैं, सभी ग्रह जो हैं अच्छी स्थिति में हैं, कोई शत्रु ग्रह में नहीं है, सारे जो है वो मूल त्रिकोण राशि में हैं, मित्र घर में हैं, उच्च के हैं, या केंद्र कोण इसके साथ हैं। शुभाशुभ फल जो है वो इस हिसाब से होता है, तो उस हिसाब से जो है राजयोग होता है।
या लग्न और पंचम का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, या चतुर्थेश पंचमेश दशम में बैठ जाए। इस तरह से अलग अलग राजयोग होते हैं। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ सेनापति का योग कैसे बनता है। यदि लग्न का स्वामी आपका सूर्य है तो आपकी नेचर उसी हिसाब से होती है। लग्नेश या आपका लग्नेश मंगल है, ये क्रूर ग्रह होते हैं, या आपका लग्नेश शनि हो, या शनि मंगल लग्न में हो, या सूर्य लग्नेश होके लग्न में ही बैठा हो या दशम में बैठा हो। इस तरह से जो है राजयोग चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठा हो या बुध बैठा हो दशम में तो शल्य चिकित्सा, या पंचम में बैठा हो तो ऐसा चिकित्सक बनता है। ऐसे हिसाब से इस प्रकार से अनेक प्रकार के राजयोग होते हैं। महादशाएं और अंतर्दशाओं पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि महादशा शुक्र की चल रही है। अब शुक्र जो है आपका जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठा है और नवास में कहाँ बैठा है, दशमास में, सारी ये कुंडलियाँ देखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आपका लग्न में जो है शुक्र जो है वो नीच राशि में बैठा हो या छठे घर में बैठा हो, लेकिन उसके लिए नवास कुंडली देखनी जरूरी है। नवास से मतलब होता है कि हर ग्रह जो है वो उसका नवम अंश होता है हर राशि का। कौन से अंश में है? फर्स्ट अंश में। मान लीजिए जैसे किसी का शनि वो वृष राशि में बैठा है, अब उसका राशि का जो नवा अंश है वो उस राशि के कौन से अंश में बैठा है, और अलग अलग मान लीजिए कि वो वृष राशि पर है और वो वृष राशि के नवास में भी वृष राशि में बैठा है, या सूर्य जो है वो सिंह राशि में है और उसका नवास उस जिस राशि का जो नवास है वो कौन सी राशि आ रही है, तो अगर वो उसमें भी वही है या नवास में उच्च का बैठा है, या दूसरी अलग जो दशमांश, ख्वेदशांश, सप्तमांश, द्वादशांश, त्रिशांश, षष्ठी अंश, इनमें कहाँ वो बैठा है। अब मैं बताता हूँ आपको वर्गोत्तम किसे कहते हैं। अगर एक भी कुंडली में ग्रह जो है किसी का वर्गोत्तम स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह आपको सर्व फल देने वाला है, अकूत धन का स्वामी बनाने वाला है, प्रबल राजयोग होने वाला है। अब वो वर्गोत्तम कैसे होता है? यदि कोई ग्रह जो है जन्म कुंडली में जिस राशि पर है उसी राशि में अगर वो अन्य कुंडलियों में बैठता है तो वर्गोत्तम होता है। उसके लिए षड्बल शुद्धि भी करनी पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं। कल मैं आपको वैवाहिक जीवन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से और कब कौन ग्रह जो है विवाह कराता है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और कब विवाह होगा या वियोग होगा, संयोग होगा, वैवाहिक जीवन कैसे होगा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो भी आपकी समस्या हो आप मुझे पुनः, मैं एक बार याद दिला दूं आपको, नंबर लिख लीजिए 8126656869 पर भेज सकते हैं। आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8126656869 पर भेज सकते हैं। जय जगन्नाथ जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।